इस बार भी लड़के वाले इसे ही पसंद ना कर ले। वहीं सोनिया जैसे ही नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखती है। अरे वाह भारती जी, आपके पास तो एक से बढ़कर एक नगीना है, मिलवाइए अपनी बड़ी बेटी से। अरे वाह भारती जी, आपके पास तो एक से बढ़कर एक नगीना है, मिलवाइए अपनी बड़ी बेटी से। अरे मिलवाना क्या बहन जी, से कुछ नहीं आता। और वहीं मेरी शीना को देखिए, पढ़ी लिखी और दिखने में सुंदर और स्टाइलिश भी। आपके बेटे आरव के लिए मेरी शीना ही परफेक्ट है। लेकिन मुझे तो सोनिया की सादगी पसंद आ रही है। तो बहन जी बताइए, क्या आप अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मेरे आरव के लिए स्वीकार करेंगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरे ही घर में मेरी बेटी को ना पसंद करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे भारती जी, इसमें गुस्से की क्या बात है? शादी आपकी बड़ी बेटी की हो या छोटी बेटी की, बात तो एक ही है। कैसे बात एक ही है? ये इतनी अनपढ़ गवार है, मैं इतनी समझदार, होशियार, पढ़ी लिखी और इससे ज्यादा तो सुंदर भी हूँ, और मुझे आरव पसंद भी है। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा 8वीं बार था जब लड़के वाले शीना को देखने आए थे और सोनिया को पसंद करके चले जाते हैं, और इस बार भी यही हुआ था मेहमानों के जाने के बाद। क्यों नहीं मनहूस, तुझे कहा था ना, जब तक लड़के वाले वापस ना चले जाए घर मत आना। ये तो चाहती है कि मेरा रिश्ता ना हो। सोनिया रोने लगती है, जिसके बाद भारती देवी बाल पकड़कर सोनिया को घर से बाहर निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से। लेकिन माँ, इतनी ठंड में मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, लेकिन दोबारा इस घर में लौट कर मत आना। ऐसा कहकर सोनिया को घर से निकाल दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। दुखी होकर सोनिया मरने का इरादा करके घर से निकल पड़ती है। चलते चलते शाम हो जाती है और वो एक सुनसान रास्ते पर आ जाती है। तभी सामने से एक बस आती है। लोगों की भीड़ में बस में चढ़ती है और उन्हीं के साथ सोनिया भी बस में चढ़ जाती है। बस में पीछे के कोने के सीट पर बैठकर सोनिया धीरे धीरे रो रही होती है। हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? क्या मुझे अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? रोते रोते सोनिया की आंख लग जाती है। टिकट टिकट टिकट। आवाज सुनकर सोनिया घबरा कर उठती है। अरे मैडम जी, अपना टिकट तो लो, फ्री में ही सवारी करने निकली हो क्या? लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे वाह, पैसे होते नहीं है और बस की सवारी करने चले आती हैं। भैया, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। तो तुम्हें बस से उतरना पड़ेगा। ऐसा कहकर टिकट कंडक्टर बीच रास्ते में ही सोनिया को बस से उतार देता है। सोनिया रोती अकेली चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। हेडलाइट की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और सोनिया अचानक बेहोश हो जाती है। गाड़ी रुकती है और गिरधारी लालजी नीचे उतरते हैं। अरे भगवान, इस बच्ची को क्या हो गया? ड्राइवर जरा देखो। सर, ये बेहोश हो गई है। ये बच्ची एक बार इसे मैंने मुरैना के महादेव के मंदिर में देखा था। बहुत प्यारी बच्ची है, लगता है रास्ता भटक गई है। ऐसा कहकर गिरधारी लाल जी ड्राइवर की मदद से सोनिया को गाड़ी में बिठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। गिरधारी लाल जी के घर सोनिया बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास गिरधारी लाल जी, उनके 5 बेटे और उनकी एक बेटी प्रिया बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद सोनिया को होश आता है, आंखें खुलती हैं। वो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर सहम जाती है। मैं कहाँ हूँ? किसके घर में हूँ? कौन लेकर आया है मुझे यहाँ? अरे बेटी, तुम रास्ते पर चलते चलते बेहोश हो गई थी। मैंने तुम्हें देखा और अपने घर ले आया। हाँ दीदी, आप बहुत कमजोर भी हैं। डॉक्टर ने बताया है कि आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। हाँ, हम एक बार मुरैना के महादेव जी के पुराने मंदिर में मिले थे। नहीं अंकल जी, मुझे याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम आराम कर लो। ये सुनकर सोनिया रोने लग जाती है। वो गिरधारी लाल जी और उनके परिवार को अपनी पूरी कहानी बता देती है और कहती है, मैं अब जीना नहीं चाहती। बेटा, जीवन में ये सब लगा रहता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो, जैसे मेरी बेटी प्रिया रहती है। ठीक है अंकल जी, मैं घर का सारा काम कर दिया करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सोनिया पलंग से उतरकर घर के कामों में लग जाती है। सोनिया सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम करती है। कुछ ही दिनों में उसकी प्रिया से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ड्राइंग रूम में गिरधारी लाल जी सोफे पर बैठे हैं। उनके 5 बेटे भी बैठे हुए हैं। अंकुर, तुम्हें ये बच्ची सोनिया कैसी लगती है? पिताजी, सच कहूं तो मुझे सोनिया बहुत पसंद है। बेटा, ये बच्ची तो मुझे उस दिन से पसंद है जब मैंने इसे पहली बार मंदिर में देखा था। आओ सोनिया बेटा। बेटा, एक बात पूछूं, इनकार तो नहीं करोगी? नहीं अंकल जी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, बताइए। सोनिया बेटा, तुम मुझे मेरे बेटे अंकुर के लिए बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? अंकल जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब बेसहारा लड़की, मैं आपके जैसे बड़े परिवार की बहू कैसे बन सकती हूँ? बेटा, मुझे तुम पसंद हो और मेरा बेटा भी तुम्हें पसंद करता है।
सोनिया शर्मा जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद मंदिर में साधारण तरीके से सोनिया और अंकुर की शादी करवा दी जाती है। सोनिया अब घर की बहू बनकर आ जाती है। शादी के अगले दिन सुबह 5 बजे रसोई घर में। भाभी, आप सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हैं? आप तो इस घर की नई नवेली बहू हैं, आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे सबके लिए खाना बनाना है, उसके बाद घर के बाकी काम भी करने हैं। तभी सोनिया के चारों देवर राहुल, रोहित, मुकुल और अंश बोलते हैं, भाभी आपको ही सारा काम क्यों करना है? हमारे घर में पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं, बाकी काम हम लोग कर देते हैं। नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है। दरअसल सोनिया की शादी बड़े घर में हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि यहाँ भी काम के चक्कर में उसके साथ वही बात ना हो जो उसके मायके में होती थी। सोनिया पूरे दिन सर्दी भरे मौसम में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाने पीने का काम करती रहती थी। कुछ ही दिनों में ठंडे पानी में काम करने की वजह से सोनिया के हाथ पैरों में घाव हो जाते हैं। बहू, इसीलिए तुमसे काम करने को मना करते थे। कितनी ठंड है और तुम दिन भर पानी में लगी रहती हो। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं, इसमें से तो खून भी निकल रहा है। इसके बाद सभी लोग सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखिए, इतनी सर्दी में पानी में ज्यादा काम करने की वजह से घाव हो गए हैं। अब आप पानी में बिल्कुल भी काम मत करिएगा और कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करिए। डॉक्टर की बात सुनकर परिवार के सारे लोग खुश हो जाते हैं। अरे बढ़िया है, अब कम से कम हमारी बहू कुछ दिन आराम तो करेगी। सभी लोग घर लौट आते हैं, लेकिन घर आते ही सोनिया घर से कामों में लग जाती है। भाभी को काम करने की आदत हो चुकी है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम भाभी को बेड रेस्ट भी करवा सकते हैं और वो बिना काम किए बोल भी नहीं पाएंगी। लेकिन कैसे? तभी राहुल स्टोर रूम में जाकर इंडक्शन चूल्हा निकाल कर लाता है। सबको दिखाते हुए कहता है, देखो, इसकी मदद से क्यों ना सर्दी के मौसम में भाभी के बेड पर ही इसे रसोई बना दे। अरे वाह, क्या आइडिया है। प्रिया, जल्दी से इंडक्शन लेकर सोनिया के कमरे में जाओ। भाभी देखो, डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है और आपको घर का काम करना है, तो क्यों ना हम आपकी रसोई बेड पर ही बना दें। लेकिन ऐसे कैसे होगा? सोनिया के चारों देवर पीछे से खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सोनिया के बेड पर एक टेबल रखकर प्रिया उस पर इंडक्शन कुकर रख देती है। सोनिया के सारे देवर मिलकर रसोई का थोड़ा थोड़ा सामान लाकर उसके कमरे के बेड के बगल वाली अलमारी में रख देते हैं और उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। हाँ भाभी, हम 5 लोग तो हैं ही आपकी सेवा में। आप बस बता दी जाइए आपको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हम सब चीजें आपको यहीं ला देंगे। ये सुनकर सोनिया भी खुश हो जाती है। अब सोनिया की बेड पर रसोई शुरू हो जाती है। शाम को उसका पति, अरे वाह, अब तो हमें हमारी सोनिया को पलंग से नीचे भी नहीं उतरना पड़ेगा और हमें सोनिया के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना भी खाने को मिलेगा। तो इस तरह सास बिना ससुराल में बहू की बेड पर रसोई बड़ी जोरों से शुरू हो जाती है। सोनिया सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना अपनी बेड पर बनी रसोई में ही बनाती है और सब बड़े मजे लेकर खाते हैं। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें गिरधारी लाल जी के घर में भजन का न्योता देने के लिए आती हैं। इस समय सोनिया अपनी बेड पर रसोई में दोपहर का खाना तैयार कर रही होती है। अरे राम राम, ये क्या अंधी पी से कुत्ता खाए मचा रखा आपके घर में? हाँ भाई साहब, हमारे यहाँ तो बिस्तर पर बैठकर खाना भी नहीं खाया जाता और आपकी बहू ने बिस्तर पर ही रसोई बना दी है। घर कलयुग है भाई, घर कलयुग। आजकल की बहू से तो भगवान बचाए। मैं तो अपनी बहू को उनकी बहू से दूर रखूंगी, कहीं मेरी बहू उनके बहू के साथ देख कर बुरी आदत न सीख ले। उन्हें अपनी बहू को बुराई करते हुए देखकर, अरे बहन जी, आप लोगों को क्या मतलब है? हमारी बहू बिस्तर पर खाना बना रही है और रसोई कर रही है। आप लोग अपने घर पर ध्यान दीजिए और मेरे घर पर ध्यान देने के लिए मैं और मेरे 5 बेटे मौजूद हैं। हाँ हाँ, आप जाओ और अपना काम करो। ये तो पूरा घर ही बिगड़ा हुआ है, हम नहीं रखना चाहते इस घर से मेल जोल। हाँ, तो आपसे रखने के लिए भी किसने कहा है? जाइए, आप अपना काम करिए। ऐसा कहकर सोनिया के घर वाले सभी औरतों को घर से भगा देते हैं, लेकिन सोनिया सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। पिताजी, अब मैं अपनी किचन रसोई घर में ही बना लेती हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को सुनना पड़ता है। तू बिस्तर पर ही खाना बनाएगी और जब हमें कोई समस्या नहीं है तो कोई बाहर वाला हमारे घर पर क्यों दखल अंदाजी करेगा? सोनिया को समझाकर गिरधारी लाल जी अपने काम में लग जाते हैं और सोनिया दोपहर का खाना बनाने लगती है। कुछ दिन बाद सोनिया के पैर ठीक हो जाते हैं। एक दिन, प्रिया, क्या तुम मेरे साथ सब्जी लेने के लिए चलोगी? क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और मैं सोचती हूँ कि सबके लिए आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी बना लूं। घर में ना आलू है, ना मटर और ना पनीर। हाँ भाभी, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। सोनिया और प्रिया घर से सब्जी लेने के लिए निकलती है। तभी सब्जी वाले की दुकान पर वही मोहल्ले की औरतें उन्हें देख लेती हैं। अरे देखो, कितनी बेशरम बहू है, बिस्तर पर खाना बनाती है, नंद के साथ कैसे मटक मटक कर बाहर घूमती है। हाँ भाई, पूरा घर ही पागल है, इसे तो कुछ कहना ही बेकार है। भाभी, आप इन सब पर ध्यान मत दो, चलिए आज हम गोलगप्पे खाते हैं। दोनों गोलगप्पे के ठेले पर पहुंचती हैं। रामू काका, चटपटे गोलगप्पे खिलाइए।
बहुरिया बहुत दिन बाद आई हो। इसके बाद दोनों मिलकर गोलगप्पे खाती हैं, सब्जी लेकर घर लौट आती हैं। चलिए भाभी, मैं आपकी खाना बनाने में मदद करती हूँ। इसके बाद सोनिया बेड पर ही गरम गरम आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी अपने पूरे परिवार को खिलाती है। अरे हा, बहु मजा आ गया, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा है। हाँ हाँ। इस शाम को गिरधारी लाल जी टीवी देख रहे हैं। पिताजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बेटा, कहाँ? तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। पिताजी, अब तो मैं पूरे तरीके से ठीक हो गई हूँ, तो क्या अब मैं रसोई को बेड से रसोई घर में शिफ्ट कर सकती हूँ? ठीक है बेटा, लेकिन एक शर्त पर, तुम थोड़ा थोड़ा काम करोगे, पूरे समय काम में नहीं लगी रहोगी। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ। इसके बाद रसोई शिफ्ट कर दी जाती है और कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? पिताजी, भैया, सब लोग रसोई में देख रहे हैं, भाभी बेहोश हो गई। पूरा परिवार भागकर रसोई घर में आता है क्योंकि सोनिया खाना बनाते बनाते टाइम अचानक बेहोश हो गई थी। अरे क्या हो गया बेटा? चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं, शायद कमजोरी हो गई हो। मैं तो मना किया था, अगर भाभी बेड पर ही रसोई करती तो उनकी तबीयत खराब नहीं होती। भैया, अभी ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, पहले भाभी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। सभी लोग मिलकर सोनिया को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। बधाई हो गिरधारी लाल जी, आप दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर पांचों भाई और प्रिया साथ में गिरधारी लाल जी खुश होकर वहीं नाचने लगते हैं। हाँ पिताजी, सुना आप दादा बनने वाले हैं? हाँ बेटा। और मैं पापा? हाँ भैया, हम सब चाचा बनने वाले हैं। और मैं बुआ बनूंगी। तभी गिरधारी लाल जी के पास डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हमारी बहू को होश आ गया? क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर है। आपको सोनिया का पूरा ख्याल रखना होगा और कोशिश कीजिए कि कुछ महीने वो बेड रेस्ट ही करें, क्योंकि वो और बच्चा दोनों बहुत कमजोर है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग सोनिया से मिलने जाते हैं। थैंक यू सो मच भाभी, आज आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। प्रिया के चारों देवर खुशी से नाचते हुए कहते हैं, हाँ भाभी, हम चाचा बनने वाले हैं। ये सुनते ही प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गिरधारी लाल जी प्रिया और सोनिया को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटा, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। अपने परिवार को इतना खुश देखकर सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटा सोनिया, आप घर चलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि तुम्हें कुछ महीना बिल्कुल आराम करना है, बेड रेस्ट करना है और अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। तुम और हमारा बेबी दोनों अभी बहुत कमजोर है, तो तुम्हें दोनों का ख्याल रखना होगा। भाभी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। भाभी, आपकी बेड पर रसोई आपका इंतजार कर रही है। सोनिया बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट ही बताया है, लेकिन हम जानते हैं घर के काम किए बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा, इसलिए तुम बेड पर ही खाना बना लिया करो। इससे तुम्हें ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा मन भी लगेगा। पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद फिर से सोनिया के देवर और उसकी नंद दोबारा उसकी रसोई बेड पर ही बना देते हैं। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद घर के सभी लोग मंदिर गए हुए थे। तभी गिरधारी लाल जी की बहन और अंकुर की बुआ, अरे कोई है घर में या सब लोग अभी तक सोए पड़े हैं? सोनिया सबके नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वो सब्जी काटते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। जी, आप कौन है? मैं तेरे ससुर की बहन और तेरे पति की बुआ हूँ। शादी में तो नहीं आ पाई, लेकिन सोचा अब जाकर मिलती हूँ। सोनिया तुरंत उनके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। हाँ हाँ, खुश रह खुश रह। अभी तक सोकर नहीं उठी थी जो 10 बजे कमरे से बाहर आ रही है। नहीं, मैं तो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। कमरे में बैठकर? जी हाँ बुआ जी। ये सुनकर बुआ गुस्से में भर जाती है और सोनिया के पलंग पर रसोई को देखकर वो आग बबूला हो जाती है। ये क्या नाटक लगा रखा? अब इतने बुरे दिन आ गए कि गिरधारी के घर की बहू बिस्तर पर बैठे बैठे रोटियां बना रही है। राम राम, लगता है गिरधारी की मति ही भ्रष्ट हो गई है। नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं। जबान चलाने के लिए किसने कहा है तुझे? कुछ शर्म नहीं आती? घर की बहू होकर बिस्तर पर बैठे बैठे खाना बनाना और पूरी रसोई बिस्तर पर ही जमा रखना। लेकिन बुआ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम चलो फटाफट से ये सारा काम सही जगह पर पहुंचाओ। मुझे आधे घंटे में सारी रसोई घर के अंदर चाहिए। बुआ सास की बात सुनकर सोनिया परेशान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे भारी वजन उठाने और लंबे समय खड़े रहने के लिए मना किया था। लेकिन बुआ सास के गुस्से को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। अब क्या रोना धोना लगा रखा? जल्दी फटाफट काम में लग जाओ। डरते डरते सोनिया जल्दी जल्दी रसोई का सारा सामान उठाकर बिस्तर में रसोई घर में पहुंचाने लगती है। लेकिन भारी भारी सामान उठाने के कारण अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं।
तेरी नौटंकी शुरू। जरा सा काम क्या दे दो, आजकल की बहू को मिट्टी की तरह गल जाती है। बुआ जी के ऐसा कहने पर सोनिया रोने लगती है और चुपचाप रसोई में खड़े होकर उनके लिए चाय बनाना शुरू करती है। तभी इतनी भागदौड़ और भारी सामान उठाने की वजह से वो गिर जाती है। इस समय गिरधारी लाल जी का पूरा परिवार मंदिर से लौट कर आता है। प्रिया रसोई घर में पानी लेने के लिए आती है। पिताजी, पिताजी, जल्दी से आप यहाँ पर आओ। अंकुर भैया देखो, भाभी यहाँ बेहोश पड़ी हैं। अंकुर और उसके चारों भाई गिरधारी लाल जी के साथ रसोई की तरफ भागते हैं। अरे क्या हो गया? और ये रसोई का सारा सामान कमरे से रसोई घर तक कैसे आया? गिरधारी लाल जी अपनी बहन की आदत को जानते थे। उन्हें पता था कि उनकी बहन शांति देवी है और उसने सोनिया को बुरा भला कहा होगा। शांति, तुझे पता नहीं है हालात कैसे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सभी तेजी से सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? गिरधारी लाल जी, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि सोनिया और उसका बच्चा दोनों बहुत कमजोर है। ये उसका तीसरा महीना चल रहा था। इस समय उसने काफी वजन उठाया, जिसकी वजह से बच्चा नीचे आ गया। अगर थोड़ी देर होती तो शायद माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो जाता। गिरधारी लाल जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सोनिया और होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, कोशिश करो कि डिलीवरी तक सोनिया पूरी तरह से बेड रेस्ट ही करे। डॉक्टर को आश्वासन देकर गिरधारी लाल जी बाहर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं, देखा शांति, तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बहू और उसके बच्चे को कुछ भी हो सकता था। लेकिन भैया, मुझे नहीं पता था कि सोनिया माँ बनने वाली है। और ऐसा कौन सा गलत बोल दिया मैंने? हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। बुआ जी, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम शांत हो जाओ। अब हम सोनिया का अच्छे से ख्याल रखेंगे और कोई भी उसे घर में अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ पिताजी, मैं हमेशा भाभी के साथ रहूंगी। तभी उसकी बुआ शांति देवी भी परिस्थितियां समझ जाती है और आंखों में आंसू भरकर गिरधारी लाल जी से कहती है, मुझे माफ कर दो भैया। अपनी पुरानी सोच की वजह से मैं आज भी आगे नहीं बढ़ पाई। अब मैं पूरे 9 महीने तुम्हारी बहू और होने वाले नाती का ख्याल रखूंगी। सब लोग चैन की सांस लेते हैं। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद सोनिया डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। क्यों बेटा, फिर से कर दी जाए तुम्हारी रसोई बेड पर? क्यों दीदी, बेड पर रसोई वाली बहू के हाथ का खाना खाने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? भैया अब माफ भी कर दो। सभी लोग जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। प्रिया और उसके सारे भाई मिलकर सोनिया की रसोई फिर से बेड पर ही बना देते हैं। पूरे 9 महीने प्रिया बेड पर बैठे बैठे पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। 9 महीने बाद प्रिया की डिलीवरी होती है और वो एक नन्हे से बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो गिरधारी लाल जी, आप दादा बन गए। आपके घर में पोता हुआ है। सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं और उत्सव मनाते हैं। कुछ दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर प्रिया घर आती है। उसके वेलकम में पूरा परिवार घर को अच्छे से सजाता है। आओ बेटा, अपने घर में नन्हे मेहमान के साथ कदम रखो। वैसे देखा जाए तो बेड पर रसोई वाली बहुएं इतनी भी बुरी नहीं होती हैं। और सब लोग